हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू करने वाले हैं मैथ का। आपको पता होगा कि अपनी सीरीज चल रही है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी 2025 में जो एसएससी जीडी के पेपर हुए थे उनकी पीवाईक्यू चल रही है अपनी चारों सीरीज। पांचों भी चल रही थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है। तो इसमें देखिए आप, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2025 में एग्जाम हुआ था 4 फरवरी 2025 का। और ये शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। इसमें 20 क्वेश्चन है, टोटल 42 शिफ्ट हुआ था, जिसमें से आज ये आपकी तीसरी क्लास है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी कैमरा का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत। एग्जाम में सब खेल टाइमिंग का है। तो सीपी और एसपी, इसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य का 75% है तो आप इसको कुछ चार मान लीजिए। और ये तीन, देखिए इसका ये 75% है ना क्रय मूल्य। भाई 75% मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 ही ना होता है 75% का। तो 4 आपका एसपी हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हुआ, और 3 क्रय मूल्य हो गया। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो इस कितने का अंतर है, एक का। तो एक का फायदा हुआ, कितने पे हुआ, 3 पे हुआ क्रय मूल्य पे, पूरे 100% निकालने के लिए। तो 33/1/3%, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन को नए गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। गोले के आयतन का क्या सूत्र होता है, आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए क्या करें, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन को नए गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक गोला था, उसका त्रिज्या मान लीजिए 1 था, लेकिन अब उसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी गई है, यानी 3 कर दी गई है। तो उन दोनों का अनुपात पूछा है। तो आप जानते हैं कि ये भी फॉर्मूला नीचे आएगा, लेकिन 4/3 से 4/3 नीचे, ये वाला भी और ये वाला भी कट जाएगा। पाई से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा। R/Q ये नहीं कटेगा। देखिए जिसकी वैल्यू अलग होती है वो कभी नहीं कटता। जैसे 4/3, भाई वैल्यू सेम है, ये भी 4/3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों अलग अलग हो जाते इसलिए नहीं कटेगा। तो बस RQ आप लेंगे, RQ बटा RQ। ओके। तो पहले कितना था, 1 था, अब तिगुना कर दिया गया तो कितना हो जाता है, 3 कर दिया जाता है, और ये Q है। ठीक, तो तितली के 9 तरीके 27, तो 1/27। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए ये लॉन्ग मेथड नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए इतनी पोथी पत्र लिखे, वरना बस आप जानते हैं कि RQ/RQ 1 और 27 हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होता भाई, आपको समझाने में लॉन्ग हो जाते हैं। 400 सेब 1200 रुपये प्रति 100 के भाव से खरीदे गए हैं और 800 रुपये के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहना चाहता है, इसने 400 सेब खरीदे, आप मार्केट गए और मार्केट आप 400 रुपये सेब कर दे। ठीक, अच्छा हम केला कैसे करते हैं, केला दर्जन के हिसाब से करते हैं कि भाई 40 रुपये दर्जन है, मतलब 40 रुपये में आपको 12 केले मिलेंगे। लेकिन इस मार्केट में क्या हुआ कि भाई हम 1200 रुपये प्रति, यानी 1200 रुपये में आपको 100 सेब देंगे। इसने 400 सेब लिया और 1200 रुपये प्रति सेब, यानी 100 सेब की कीमत 1200 रुपये। तो आप बताइए 400 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 4800 रुपये। भाई 1200 रुपये में 100 सेब मिल रहा है, 100 सेब मिल रहा है, तो 400 सेब कितने का मिलेगा, तो 12 × 4 = 48, 4800 में मिलेगा। ठीक, 4800 में आपने खरीद लिया, 800 के लाभ पर बेचा। अब आपने 4800 में खरीदा था, तो 800 के लाभ कितने में बेचेंगे, 48 में 8 जोड़ दीजिए तो 56, यानी आप उसको 5600 रुपये में बेच दिए। ठीक, सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य आप 5600 रुपये में बेचे सब सेबों को। ठीक, अब ये पूछ रहे कि भाई अगर दर्जन के हिसाब से निकाले तो कितना आएगा। आप ये बताइए टोटल कितने सेब थे, 400 थे। ठीक, दर्जन के हिसाब से पूछ रहे हैं तो हम इसे दर्जन के हिसाब से करना होगा। तो ये 400 था ना, एक दर्जन में कितने होते हैं, भाई दर्जन से भाग करेंगे, लेकिन ये 400 सेब दिया है, इसको दर्जन में बदलेंगे। तो दर्जन से भाग करने के लिए, सॉरी, 400 में हम 12 से भाग करेंगे तो एक दर्जन की, उदाहरण के लिए समझिए आपके पास 60 केले हैं, भाई पूछा कितना दर्जन है, तो 12 से भाग करेंगे तो भी आ जाएगा कि आपका 5 दर्जन है। तो 400 में 12 से भाग करेंगे तो नीचे भाग 12 होगा, लेकिन ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो गुणे ऊपर 12 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। 00 से 00, 4 से 3, 4 3 12,
और 56 का 3 में गुणा करेंगे तो 6×3 18, 5×3 15, 1 16। ऑप्शन ए 168। उम्मीद है समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, महेश के पास 1617 रुपये हैं। उसने इसे अपने बेटों विजय और अजय में बांट दिया। उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली। महेश ने विजय को कितने रुपए दिए? तो देखिए, दो लड़के हैं, कौन? विजय और अजय। ओके, विजय और अजय को कितने? 13 और 14 वर्षों के बाद। इसको 13 साल बाद मिल रहे हैं और इसको 14 साल बाद मिल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि समान राशि मिलती है। आप एक बात बताइए, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके छोटे भाई को 14 साल बाद पैसा मिले और आपको 13 साल बाद पैसा मिले, और दोनों लोग को बराबर ही पैसा मिले? भाई, उसको 14 साल मिल रहा है और आपको मात्र 13 साल, लेकिन फिर भी बराबर पैसा मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आपके भाई को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब 14 साल बाद मिल रहा है, तो उसको कम पैसा दिया जाएगा ताकि लंबे समय बाद उतना हो जाए। और आपको 13 ही साल के लिए मिल रहा है तो आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा शुरू में, ताकि लास्ट में चल के रिकवर हो जाए। ओके, तो देखिए, महेश के पास कितने रुपए हैं? 1617। पहले ये देख लीजिए, दर दर कितना है दिए? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी कोई पैसा 10 रुपये था, अब वो कितना हो गया? 11 रुपये हो गया। सीआई का यही तो रूल है। दर कितना है? 10%। यानी मतलब 10 रुपये था, 11 रुपये हो गया। देखिए, 1617 दिया है ना, 1617, ये कितने की वैल्यू? तो ये इसी की वैल्यू है, जो दर दिया रहता है उसी की वैल्यू रहती है। तो कितना हो जाएगा? 10 और 11 21 हो जाएगा। ओके, अब एक क्या पूछा है, महेश ने विजय को कितने रुपए दिए? तो देखिए, महेश को 13 साल बाद पैसा मिलेगा, और इनका क्या नाम है? आकाश। आकाश को 14 साल बाद मिलेगा। तो आप एक काम करेंगे, आप कहेंगे कि भाई, इसको 13 साल के लिए कम टाइम के लिए पैसा मिल रहा है, तो इसको ज़्यादा रुपए दे दो, 11 रुपये दे दो, ताकि 13 साल में हो जाएगा। और इसको ज़्यादा साल के लिए मिल रहा है तो इसको कम पैसे दो, तभी तो बराबर हो जाएगा भाई। तो इसने महेश को पूछा है, तो महेश को कम टाइम के लिए मिल रहा है तो इसको हम ज़्यादा पैसे देंगे, तो 11। यही आपका फाइनल है। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो ठीक, तो आप कट करेंगे, आप 21 से काटेंगे, सॉरी 21 से करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 2×7 = 14, 2×8 = 7 बढ़ जाएगा। 7 बढ़ जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 7×1 = 7, 7×2 = 14, 147। 161 में से 47 जाएगा तो 13×1 = 14 और 147, फिर 7 ही बढ़ जाएगा। ठीक, तो आपका ये कट के 77 बार में कट जाएगा पूरा। ओके, 77 के 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 7 747, 847, सॉरी 747। 1 सेकंड, 7 7, 1 सेकंड, ये देखिए, जब जोड़ेंगे तो 7 का 7 और 7×7 = 14 को 4 हासिल 1 और 7×1 = 8, 847। ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 56, 30, 108 और 120 का एलसीएम कितना होता है? तो देखिए, आपको पता है कि लास्ट में 0 है, तो भाई इसका एलसीएम भी 0 आएगा। आप 10 का एलसीएम निकालेंगे या 10 का कहीं भी गुणा करेंगे, मान लीजिए 30 दिया है, 30 का आप कितना भी गुणा कीजिए, लास्ट में 0 ही आएगा, क्योंकि 0 है। ओके, इसमें 0 नहीं है, खत्म, इसमें 0 नहीं है, खत्म। ऑप्शन है, ऑप्शन डी बचा। ठीक, 56 है। 56 का क्या रूल होता है? तो 8×7 = 56। देखिए, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जो भी रूल होता है, 8×7 = 56। तो अब देखिए कि 7 से कट रही है क्या संख्या? तो 7 में 7, 7/56, ये तो कट रही है, इसको भी चेक कीजिए। 7 में 7, 66, ये नहीं कट रहा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको हमेशा ऐसे ही करेंगे, आप एलसीएम निकालने नहीं बैठेंगे, वरना टाइम लगता है। एग्जामिनर हमेशा इनमें से कोई एक को छाट के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कह रहा है कि वर्षों की अवधि के लिए, वर्षों की अवधि के लिए कितने वर्षों की? अच्छा, यहाँ पे 2 था, छूट गए, मैंने क्वेश्चन बनाया था तो मुझे याद है, यहाँ पे 2 है। 2 वर्षों की अवधि के लिए, ये देखिए, ये 2 ही था, मैंने इसको देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और ये 2 था, मैंने कन्फ्यूजन में आके इसी को क्वेश्चन बना दिया था, तो ये 2 है। ओके, 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि, साधारण ब्याज इतना रुपए, तो मूलधन राशि क्या है? तो देखिए,
ये केवल ब्याज दिया, इसने बोला ना साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना दिया है 318। ओके, कितने का ये वैल्यू है, तो 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि, इतना रुपये ब्याज है पर इतना रुपये ब्याज है। तो 1 साल का 6% है, तो 2 साल का कितना 12%। तो ये 12 की वैल्यू है, पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन 100 है। अब इसी को तो कैलकुलेट करना, 6 दूना 12, 6 5 30, 6 3 18, 53, तो 53 है। ठीक, 53 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, और 0.2 5 10, और जीरो जीरो इधर जीरो, और ये दशमलव खत्म, 2650। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 318 भागा 12 गुणे 100, बस इतना ही करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है। पहले हम छोटे कोष्टक से करते हैं। तो ठीक, 23 बचे कितना होता है, तो 20 25 3 5 15, तो आपका हो जाएगा 115। ओके, गुड़े, अब यहाँ पर पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, खत्म। तो कितना ये हुआ, 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1, गुड़े 1 सेकेंड, इसका ऑप्शन भी गायब है। चलिए ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, हमें क्वेश्चन लगाने से मतलब है। देखिए आप सबसे पहले छोटे कोष्टक से शुरू करेंगे, और आपको एक ध्यान देने बात है, आप शुरू से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोटा कोष्टक है, लेकिन अगर आप लास्ट से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होता है और कम टाइमिंग लगता है। देखिए 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और नीचे भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया 1, 18 में से 14 गया 4, और 4 से 4 कट गया तो 1। उसके बाद ये देखिए भागा है, तो 6 से 6 में भाग जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, और एक में गुणा अगर होगा तो ये 1 ही रह जाएगा। बचा यहाँ पे 30 × 5, तो 30 × 5 का करेंगे तो 118, सॉरी 115 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 115। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाता, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रमशः 40%, 10% और 50% की कमी होती है। ठीक, मान लीजिए किसी चीज की वस्तु कि, किसी चीज की मूल्य 100 रुपये है। ओके, 40% की कमी, यानी 5 था पहले किसी का दाम और 3 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, 10% की कमी, मतलब 10 था, अब इसका मूल्य कितना हो गया है 9 हो गया है। 50% की कमी, मतलब पहले 2 था, अब इसका मूल्य 1 हो गया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आप देखोगे कि 40% की कमी, तो इधर 5 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे, फिर 10% के तो इधर 10 लिखेंगे और इधर 9 लिखेंगे, कहेंगे छोड़ करके। भाई बात तो वही हुआ ना, ये आपका 5 है, ये आपका 10 है, तो मैंने इधर लिख दिया, बात वही होता है। आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, ये यहाँ तक तो हो गया। लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है, मतलब 2 दाम था अब 3 हो गया। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत कमी क्या है। तो देखिए इसी को हमें सोल्व करना है, बस काटना पीटना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 0 से 1 0, 10 से ये खत्म हो गया, 5 से करेंगे तो ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये 2 बार में। ओके, अब बचा 2 से, ये भी 2 खत्म हो जाएगा। अब ये कितना बचा, तो 29 27, और 27 से कितना होता है, तो 20 3 60, और 7 3 81, तो 81। ठीक, और 81 भागा 2, ये नीचे 2 है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 40.5। ओके, तो इतना हुआ, तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो 100 में से माइनस करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 60, और 59.5। देखिए 100 रुपये दाम था, दाम कितना हो गया 40.5 रुपये, आप देख सकते हैं। तो कितने परसेंट की कमी हुई, तो 100 में से 40 घटाएंगे, 40.5, तो 59.5% की कमी, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा कि आप एक बार वॉइस को बताइए कि किसमें ज़्यादा नॉइस आ रही है, मतलब शोर शराबा आ रहा है, वॉइस ज़्यादा मोटी आ रही है, क्योंकि मैं बिना माइक के पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बताइएगा क्या कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। उसे 3 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है। ध्वनि की गति बताइए मीटर प्रति सेकंड में। अब बताइए ध्वनि का फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 1.35 किलोमीटर। इसे मीटर में बदल दीजिए तो हो जाएगा 1350। भाई आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 0.35 मतलब 350 मीटर। अब ये नहीं कहिएगा कि भाई इसे एक्सप्लेन करो, तो भाई आप एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको टाइमिंग का खेल है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो 1.35 में आप 1000 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ओके, उसे 3 सेकंड बाद आवाज़ सुना देता है। तो चाल बराबर दूरी और बटा समय 3 सेकंड, जिससे भाग करेंगे। 3 चौक 12, एक बचा, 3 पचे 15 और ये 0, 450। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 153, 117 और 405 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको मौसा कैसे करना है, आप निकालने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। जो पास में दो संख्याएं होती है, 405 के करीब कोई है नहीं है, लेकिन 117 और 153 करीब है। सबसे मिनिमम वाला कमी देखना, मान लीजिए अगर लाख में भी हो ना, एक 1 लाख हो, एक 3 लाख हो, एक 15 लाख हो, तो आप 1 लाख और 3 लाख के बीच का ही अंतर देखेंगे जो पास में हो। तो 153 और 170 के बीच का अंतर कितना है, तो 20, 33 और 33 3 36। देखिए 153 170 के बीच में अंतर कितना का 36, तो आपका एलसीएफ जो होगा, एचसीएफ मौसा, वो 36 का ही फैक्टर होगा, मतलब 36 का ही गुणनखंड होगा। मतलब ऐसी संख्या होगी जो 36 को कटा दे। ठीक, तो 9 भी काट रही है, 2 भी काट रही है, 6 भी काट रही है, 12 भी काट रही है। अब इन्हीं में से कोई ऑप्शन एक है। ठीक, तो आप सबसे पहले बड़ी वाली संख्या उठाएंगे 12। क्या 12 153 को काट दे रही है। आप 117 को देखिए ना, 12 9 108 है, 12 में 10 में 120, तो 112 तो होगा ही नहीं। ठीक, आप उसके बाद दूसरी बड़ी संख्या को देखिए 9 को। 9 117 को काट देगा, 9 एक मैंने 9, 2 7 29 27 काट दे रहे हैं 9। 153 को देखिए, तो 9 एक मैंने 9, 6 3 9 7 63, 9 चौके 36, तो 9 काट दे रहे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमें फैक्टर निकालने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन तो ईजी था, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के काट देते तो हो जाता है। भाई ये आप फैक्टर निकालेंगे तो फिर अगर मान लीजिए नहीं कटेगा तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको जैसा आसान दिखे। मैथ में एक फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अनगिनत। मैथ की तो ये खासियत है, मैथ का मतलब होता है जो माथा से लगाया जाए, यानी जो दिमाग से लगाया जाए। तो इसके अनगिनत तरीके आप जो समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरी कर सकती है। ये रितु जी हो गई और ये मोना जी हो गई, ये मिलकर कितने दिनों में, तो ये 18 दिनों में पूरा करती हैं। ओके, रितु अकेले उस पेंटिंग को, रितु जी अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में पूरा कर सकती है। मोना को अकेले उस पेंटिंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होता है, तो 9 दूनी 18 और 9 27। ओके, तो 9 27 और 27 दूना 54, तो आपका एलसीएम होगा 54। उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना आता होगा। देखिए इसको दो भाग में तोड़ेंगे, 9 × 2, 9 दूनी 18, हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और इसमें इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, 29 27, तो इसमें 3 नहीं लिए थे तो 3 ले लेंगे तो 54 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालिए, तो देखिए 18 3 54, 27 दूना 54, यानी ऋतु जी की क्षमता 2 है और ऋतु और मोना जी की क्षमता 3 है। तो जब ऋतु की क्षमता 2 है तो मोना की क्षमता ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो पूछ रहे मोना अकेले उस पेंटिंग को कितने दिन में पूरा करेगी, तो 1 इनकी क्षमता आ गई और 54 काम है, तो इनको लग जाएंगे 54 दिन। ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 19:14 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिए जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बहुत से कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, दो कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत से कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को बताना चाहूँगा, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। दो संख्याओं का अनुपात 19:14 है, सॉरी 24 है। 19x, मैं बताता हूँ कि मैंने ये वाला क्यों बताया, इसके अनगिनत कॉन्सेप्ट है। 19x 24x, यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटाया जाए, 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। इसको देखिए
4 से 19 में करेंगे तो 19 चौके कितना होता है, 19 दूना 38 और 38 दूना 76, 4 दाएं में 40 और 4 9 36, 76 हो जाएगा। ठीक, 19 चौके 76। ठीक, एक्स का एक्स में गुणा कर और इस एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो 24 तिहाई कितना होता है, 72। तो 76 में से 72 जाएगा तो 4x इक्वल टू 4 का 36 में गुणा करेंगे और 3 का 36 में गुणा करेंगे तो उससे अच्छा अंतरी का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36। तो 4 ने 36 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। तो पूछा है कि संख्याओं का योग, तो 24 और 19 कितना होगा, 24 और 9 33 और 33 10 43, 43 का 9 में गुणा करेंगे तो भाई उससे अच्छा 430 में से 43 घटा दो ना, बात वही होगा। 10 में से 3 गया 7 और 12 में से 4 गया 8, 387। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ये भी उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। देखिए आप 4 का 19 में गुणा करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर 36 का 4 में गुणा करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर करके 24 का 3 में गुणा करेंगे उसको लिखेंगे और 36 का 3 में गुणा करेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट घटा दिए। इसको मैंने ये वाला मेथड इसलिए बताया ताकि ये इसको मेन कहा जाता है। मेन कहने का मतलब होता है कि जितने भी सवाल आते हैं इससे घुमा फिरा के आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तो आप इससे लगा सकते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम सवाल लगते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में पता चला कि 35 के स्कोर को गलती से 53 पढ़ा गया था। सही औसत स्कोर निर्धारित करें। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब है कि हमने स्कोर निकाला था, स्कोर कितना आया था, 55 आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोल रहे कि भाई हमने गलती से 35 को 53 पढ़ लिया था, मतलब 35 को 53 पढ़ा था तो हमने 17 नंबर अधिक दे दिए। भाई स्कोर का मतलब तो वही है ना कि शुरू में 55 था लेकिन हमने 35 को गलती से 53 पढ़ा, मतलब एक बच्चे को 35 नंबर देना था, हमने 53 दे दिया, 17 नंबर अधिक दिया है और स्कोर इतना हो गया। तो अब क्या करिए कि सभी लड़कों में माइनस कर दीजिए। तो 17 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 3 बचा, 3 जीरो 30, 7 चौक 28, 2 बचा, तो 7 तिरके 21, लगभग इतना। तो आप 55 में से 2.43 जब माइनस करेंगे तो 55 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 53, और 53 में से 0.43 जाएगा तो आपको वही 52.52 के आसपास, 52.43। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या अगर आपको ना समझ में आए, सबसे लॉन्ग मेथड ये देखिए, अगर आपको ना समझ में आए तो 55 गुणे 7 कैलकुलेशन आप करेंगे, जितना आएगा मान लीजिए कितना आ रहा है, 5 से 35 हासिल 3, 5 से 35 3 38, 38 में से अब 17 आपको माइनस करना है क्योंकि आपने 17 बढ़ा के लिखा था, तो 17 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा 8, सॉरी 5 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा कितना होगा, तो 8, और यहाँ पे 7 हुई, 7 में से 1 जाएगा 6, 368। अब इसको फिर आपको 7 से भाग करना है तो 7 बचे 35, 1 बचा, 1 8 18, तो 7 दूनी 14, 4 बचा, तो 7 बचे 7 चौक, तो वही देखिए 52 आया ना, तो आपको 52, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय के पास 1224 रुपये हैं, उसने इसे अपने बेटे अजय और प्रकाश में बांट दिया तथा उनसे 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 और 19 वर्षों के बाद समान राशि मिली है। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी थी। तो देखिए कौन लोग है भाई, अजय और प्रकाश है, यहाँ पे अजय जी, यहाँ पे प्रकाश जी। अजय और प्रकाश को 18 और 19 वर्षों के बाद, इनको 18 साल के बाद पैसा मिलेगा, इनको 19 साल के बाद, और देखिए समान राशि मिलती है। आप ही बताइए, इनको 18 साल बाद मिल रहा है, मतलब इनको 18 साल तक पैसा मिलेगा, इनको 19 साल तक पैसा मिलेगा, और बोल रहा है कि भाई बराबर ही पैसा मिले। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई इनको 18 साल दे रहे हो, इनको 19 साल दे रहे हो, फिर भी बराबर। इसका मतलब कि कम देना होगा। इनको 18 साल के लिए दे रहे हो तो उदाहरण के तौर पर मान लो कि इनको 3 रुपये दे रहे हो, और इनको 19 साल के लिए तो इनको 2 रुपये दो, तभी तो चल के आगे बराबर होगा। तो देखिए 4% वार्षिक है, 4% का मतलब क्या होता है, 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है,
4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, मतलब 25 की राशि थी, अब 26 हो गई। ओके, तो देखिए 1/25 का मतलब होता है कि 25 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला, यानी 25 रुपये था, अब ब्याज मिल के 26 रुपये हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इनको 18 साल तक पैसे मिल रहे हैं, तो आप इनको 26 रुपये दीजिए, हर महीने हर साल 26 रुपये दीजिए। और इनको 19 साल तक मिल रहा है, यानी इनको ज़्यादा समय मिल रहा है, तो इनको थोड़ा कम पैसे दीजिए, तभी तो लास्ट में चल के दोनों लोग का पैसा बराबर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब देखिए 1224 है ना, 1224, और ये क्या है, 25/26, यानी 26/25 जो भी है, तो 25 26 51, ये इसी की वैल्यू होती है, ये जो पैसा रहता है ना, इसी की वैल्यू होती है ब्याज की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रकाश को कितनी धनराशि मिली, प्रकाश प्रकाश को कितनी मिली, 25 मिली। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। 1224 गुणे 25 भागा 51, इसको अब डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 51 से इसको पहले 2 बार में काटेंगे, तो 51 दूना 102, तो कितना बचा, 20 बचा, और ये 4, अब ये 5 बार में आराम से कट जाएगा, 25, तो 25 गुणे 25 कितना होता है, सॉरी 25 126 51, ये 25 बार में कटा, ये कितनी बार में कटा, 50 दूना 100, यानी 102, बचा 20, 20 4 24, 50 जो, सॉरी ये 4 है ना यार, मैं भी कन्फ्यूजन हो गया, ये 4 है, 4 बार में कट गया, यानी 51 से 24 बार में कट जाएगा, और 24 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, आपका हो जाएगा 25, 250 250 500, तो ऑप्शन सी है, 24 में 25 का गुणा करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। उम्मीद है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। देखिए औसत का मतलब होता क्या है, औसत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 3 बंदे हैं, ठीक, 1 2 3, इसने 6 पूड़ी खाई, इसने 4 पूड़ी खाई, इसने 8 पूड़ी खाई, ठीक, तो 6 4 10 8 18, सॉरी 18 और 2, मान लीजिए 4 बंदे, ठीक, 4 बंदे, एक लड़के ने 6 पूड़ी खाई, एक लड़के ने 4 पूड़ी खाई, एक लड़के ने 8 पूड़ी खाई, एक लड़के ने 2 पूड़ी खाई। अब हम पूछेंगे कि भाई एवरेज इसका कितना है, तो आप कहेंगे कि 6 4 10 10 8 18 18 2 20, 20 पूड़ी टोटल खाई गई, कितने लड़कों के द्वारा, 4 लड़कों के द्वारा, काटेंगे तो 5, तो आप कहेंगे कि इसका एवरेज 5 हो गया, मतलब ये 6 खाया, ये 4 खाया, अगर हम बराबर बांटे तो इसके हिस्से में भी 5, इसके हिस्से में भी 5, इसके हिस्से में भी 5, इसके हिस्से में भी 5। अब देख लिया इसका यूज किया कहाँ किया जाता है, जैसे कि होटल में आप जा रहे हैं, ठीक, बच्चों को खाना बना रहे हैं, कोई 6 खा रहा है, कोई 8 खा रहा है, कोई 4 खा रहा है, आपको पता है कि 4 बच्चे हैं, तो आप एवरेज निकालते हैं कि हाँ औसतन एक लड़का 5 पूड़ी खाता है, मतलब कोई एक ऐसा लड़का आता है जो 6 खाता है, एक अधिका, तो एक लड़का ऐसे भी आता है जो 4 खाता है, तो कवर हो जाता है, मतलब औसत की सबके हिस्से में कितनी आ रही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखिए 54 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 37 वर्ष, यानी हर व्यक्ति के ऊपर 37 वर्ष की आयु आ रही है। ओके, ठीक, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। अब एक बात बताइए, अगर टीचर जो आया वो भी 37 वर्ष ही अपना लेके आता, 37 वर्ष का टीचर आता तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने 38 कर दिया, मतलब 1 वर्ष सब पे ज़्यादा डाल दिए, तो 54 तो विद्यार्थी है और खुद टीचर 55, और 1 1 किलो सब पे ज़्यादा कर, मतलब 1 1 वर्ष सब पे ज़्यादा कर दिए, तो यहाँ पे हम 55 लिख देंगे। भाई 37 का आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो पता नहीं कितने का आया है कि सब पे 1 1 वर्ष ज़्यादा कर दिया, 38 हो गया, पहले 37 था 38 हो गया, एक ज़्यादा हो गया और सब पर ज़्यादा हो गया, तो 54 तो विद्यार्थी और एक टीचर 55, तो इसको जोड़ देंगे, 7 5 12 2 हासिल 1 5 3 8 1 9, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए समझाने में थोड़ा सा लंबा समय लग जा रहा है, लिखने का भी। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 66 और 11 है, यदि ये यदि है, यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या, आपको फॉर्मूला पता होगा कि एलसीएफ गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या, ठीक। तो HCF क्या है आपकी, एलसीएम आपकी 66 है, ओके। HCF कितनी है, 11 है। पहली संख्या कितनी है, उनमें से एक संख्या 33 है और दूसरी संख्या में पता करनी है। तो 33 दूना 66 और 11 दूना 22, ऑप्शन सी। ये भी मुझे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यदि x का 4% 72 है, यानी जो 72% है आपकी, वो 4 की वैल्यू है, तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू यानी 100 की वैल्यू। तो 4 एक में 4, 3 2 4 बटे 32, ऑप्शन डी। ये 00 इधर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और दी गई छूट 4.2%, तो विक्रय मूल्य। देखिए अब देख रहे कि क्वेश्चन कितने चाहिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये की 20% की छूट दे रही है तो 80 रुपये की, लेकिन एग्जामिनर हमारा टाइम मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं। देखिए कितना दशमलव में दिया है, तो कैलकुलेटिव तो होना ही है। इकाई अंक सबकी सेम है, तो हम यहाँ भी अपना कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, और ये भी लगभग सेम ही है, तो भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 7 8 9 5, छूट कितने की, 4.2 की, तो 4.2 की। एक काम हम करते हैं, ये 100 की वैल्यू है, 4.2 की छूट है, तो मतलब ये आपकी हो जाएगी 95.8। आप एक बात बताइए, 95.8 किस में गुणा करेंगे तो कितना लंबा होगा, 95.8। कर भी कह सकते हैं, 7 8 9 5 दी गई और छूट 4.2% है, तो 100 में से 4 जाएगा तो 96 और ये 0.8% विक्रय मूल्य। बताइए अब देखिए, आप एक ध्यान दीजिए, 8 पंजे 40, लास्ट में 0 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लास्ट पे सबकी इकाई अंक है, मतलब यहाँ पे 0.2 के बाद भी कुछ अंक है। तो भाई इकाई अंक हम कुछ फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, हमें पूरा लगभग सॉल्व करना होगा, तब जाके हमें कहीं आंसर मिलेगा। जब तक हम यहाँ तक ना पहुँचे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर है। 3 4 अंक तो लिखना ही पड़ेंगे। तो देखिए अब गुणा करना ही पड़ेगा, करे क्या, 8 पंजे, ये 0 में नीचे से हटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए लिखने के लिए, और 0 आपको याद रहेगा कि यहाँ पे 0 है। एग्जाम ऐसे ही देता है भाई, अब कैलकुलेटिव करने के लिए। अब देखिए अब क्वेश्चन कितना ईजी है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जा रहा है। 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 9 8 72, 72 को 500 300 600 400, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 9 72, 72 4 76 के 6 हासिल 7, 8 8 के 64 और 64 7 73 के 3 हासिल 7, 8 7 56 और 56 7 61, ओके। फिर 5 से करेंगे तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 9 45 2 47 के 7 हासिल 4, 5 8 40 40 1 41 के 1 हासिल 4, 5 7 35 35 4 39। लॉन्ग कैलकुलेशन में यही होता है कि भाई गलती से भी डिजिट के गलती हो जाता है ना कैलकुलेशन में, तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। 9 5 45 को 5 हासिल 4, 99 81 1, 99 81 81 4, 85 को 5 हासिल, सॉरी देखिए यहाँ पे 5 होगा, हासिल 8, और 9 8 72 72 8 80 हासिल 8, 9 7 56 56 और 8 56 8, भाई 56 8 64 होता है। देखिए 0 का 0, 6 5 11 कोई 11 हासिल 1, 7 3 10 10 5 15 15 1 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 और 2 5 7 7 1, भाई कहाँ गलती हो गया, 6 5 11 1, 7 3 10 5 15 1 16 1 5 1 6 1 7 1 8, 8 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, 4.2% तो विक्रय मूल्य। तो भाई 4 करेंगे, ये आप देख रहे 7895 और 4.2, तो 95.8 ही होगा। 4 इसमें से माइनस करेंगे तो 1 सेकंड में एक बार मोबाइल में कैलकुलेट करके देखता हूँ कि अपनी ऑप्शन गलती है कि क्या गलती है। 1 सेकंड। तो भाई मेरे ही कैलकुलेशन में गलती हुआ था, करने पर कभी कभी हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बस बता देता हूँ, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। 7 8 सॉरी
7895 गुड़े 100 है, और आपको बताना है 4 दशमलव यानी 95.8 का, इसे बस गुणा करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ज़्यादा अपना टाइम नुकसान हो गया। किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य के लिए किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य किए गए घंटों के सीधे समानुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 रुपये अर्जित किए जाते हैं तो 29 घंटों के कार्य के लिए कितने। अब बताइए, 6 घंटे के लिए 324 मिल रहे हैं, मतलब 1 घंटे के लिए कितना मिल रहा है, तो 6 से भाग करेंगे, 6 5 3, 6 5 30, 2 बचा, 6 चौक 24, यानी आपको 1 घंटे मजदूरी करने के 54 रुपये मिल रहे हैं। तो पूछ रहे 29 घंटे मजदूरी करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, तो 9 चौक 36, 3 बचा, और 9 पचे 45, और 45 8, 45 8 53, 53 3 56, हासिल 5, 2 5 10, और 10 5 15, 1566 रुपये, ऑप्शन ए मिलेगा। देखिए, उस क्वेश्चन की वजह से अपना बहुत टाइम नुकसान हुआ, पता नहीं कितना, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक धारा की चाल, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, अपने शिफ्ट में यही एक क्वेश्चन दमदार था। इस वाले शिफ्ट में एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव भी चल रही है, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, धारा इस दिशा में चल रही है तो नाव इस दिशा में चल रही है, धारा इस दिशा में तो नाव इस दिशा में, प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका एक तरीका होता है लगाने का, लेकिन वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। आपको क्या करना है, एक नाव में धारा की चाल इतनी है, नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब 7, यानी 56 x नाव की चाल है, और प्लस धारा की चाल 9, ये हो गया। ठीक, आपको पता है। आगे क्या बोल रहा है, प्रतिकूल 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर ये हो गया प्रतिकूल, मतलब x नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा ये है। इसको कवर करने में इनको कितना लग रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं। ओके, 7 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा होता है, और एग्जाम में आपको लगभग 2 से 3 मिनट लेगा, बहुत लंबा होता है। आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन उठाएंगे। अब आप ये नहीं करेंगे कि कौन सी ऑप्शन से हो जाएगा, आप पहले गलत ऑप्शन उठाएंगे। हम 9 उठाते हैं, ठीक, 1 सेकंड, 9 उठाते हैं। आप ये बताइए, अगर 9 करते हैं तो 9 x की जगह पे 9 9 18 हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, लगभग 3 बढ़ जा रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ से 3 बार आ गया, और यहाँ पे अगर रखेंगे तो 9, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, मतलब भाई ये तो होगा ही नहीं यार, तो ऑप्शन सी आप काट देंगे। आप पहले काटना सीखेंगे, ठीक, ऑप्शन सी तो आपका कट गया। अब 20 उठाइए आप, 20 9 29 होता है, तो 29 दूना कितना होगा भाई, ये 2 हो जाएगा, 2 बार में लगभग में आप कैलकुलेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस से कैसे कुछ सोचना है, लगभग 2 बार इसको मानिए। और यहाँ पे 29 में से 9 जाएगा तो 20, तो 20 एक बार में जा रहे हैं भाई, हमें 7 घंटा लाना है, यहाँ पे तो 3 घंटा ही आ रहा है, इसको भी कर देंगे। बचेगा 2 ऑप्शन, 16 और 15, 16 9 25, 15 9 24। अब देखिए, इन दोनों में से कोई सा होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ठीक। 16 और 9 कितना होता है, 25, 56 में करना है, पॉइंट में जा रहा है, तगड़ा पॉइंट में जा रहा है। 55 15 और 9, 15 9 24 हो रहा है, 24 दूना 48, और 48 और 8 56, तो ये लगभग एक सीधा पॉइंट में जा रही है, ठीक। तो हम 15 ट्राई करेंगे, तो 15 और 9 कितना होता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। 15 9 कितना होता है, 24, तो 56 में हम 24 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 56 में 24 से करेंगे तो भाई 2 बार में करेंगे तो ये तो आपका 48 हो जाएगा, और बचा बचा कितना आपका, तो आपका बचा 8। तो आप देख सकते हैं कि 15 9 24, 24 दूना 48, तो और अगर 16 करें तो 16 9 25, 25 दूना यही होगा 48, 8 घंटे हैं, 48 से भाग करने हैं, तो 8 तिरके 24, 8 45, 8 छः 48, 8/48, और ये कितना है, 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6, 6 चौक 24, 4/6, तो 2, और ये इसका ऑप्शन
1 सेकेंड। हाँ तो देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की गलती कर दिया था। ऑप्शन बी रखेंगे, 15 9 24। 56 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूना 48, बचा कितना 8। और 8 को जब हम 15 24 से हम करेंगे तो ये जाएगा लगभग 2.33 बार। ओके। और जब हम इसको करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। और 6 से जब 28 में करेंगे तो 6 चौक 24, 4 बार तो चला गया, बचा 4, 4/6, तो ये 0.6 बढ़ जाएगा, यानी 4.66 तक। आप इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और ये 1 7, तो आपका 7 हो जाएगा। मैं सोचा था कि आपको तोड़ तोड़ के दिखा दूँ, जैसे ये दो अलग दिखा दूँ, ये इसीलिए मैं लंबा टाइम लग गया। तो देखिए क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, बस समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आपको जो भी कमियां लगे कि भाई मैं ज़्यादा लॉन्ग ले रहा हूँ या ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ या कम समझा रहा हूँ या वॉइस फटी हुई है, जो भी कमियां हैं प्लीज़ आप उसे कमेंट कीजिए ताकि उसको दूर किया जा सके। तो आज अपनी 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, टोटल 42 शिफ्ट था। तो कल चलेंगे हम 5 फरवरी के शिफ्ट 1 पे। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। ना अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।